जिसे लोगों ने हृदय से अपना नेता माना, लोकमान्य माना, उन्हीं के बारे में एक ब्रिटिश पत्रकार जो है वो कहता है कि वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, यानी कि भारत में जितना कियोस हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। एक चित्पावन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ एक लीडर जो बहुत ही शिक्षा दीक्षा वाले माहौल में पल बढ़ रहा होता है, उनके दिल में ऐसा क्या आता है कि वो भाई उस वक्त जो गांधी जी के विचार थे कि भाई हमको शांति से, और बाकी गोपाल कृष्ण गोखले के जो विचार थे कि भाई हमको शांति से सारी चीजों को सॉल्व करना है, वो बिल्कुल स्वराज की ऐसी भावना के साथ सामने आते हैं कि भाई हमको भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हमको अपनी बात को बड़ी जागरूकता के साथ आगे रखना पड़ेगा। एक ऐसे लीडर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जिनका जो छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और भाई वो यही सिखाते सिखाते चले गए कि स्वराज का रियल सेंस क्या है, कि हमको भाई अंग्रेज जो सुराज देने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई हमको सुख सुविधाएं देकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अधीन रहो, वो हमको ये समझाते हुए चले गए कि भाई हमको स्वराज्य की जरूरत है। एक बार सेल्फ रूल अगर हमने एस्टैब्लिश कर लिया तो सुराज्य यानी कि सुशासन, गुड गवर्नेंस हम अपने आप एस्टैब्लिश कर लेंगे। उस लीडर के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आज हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा और टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सेक्शन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाल गंगाधर तिलक के बारे में समझने वाले हैं। और इस लेक्चर से ना ही सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट की समझ आपके अंदर डेवलप होगी, बल्कि एज एन इंडियन और एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपके दिमाग में बहुत सारे पहलू खुलने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह बाल गंगाधर तिलक के इनिशियल्स से समझते हुए कि भाई कहाँ जन्म हुआ, क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, इस तरीके का माइंडसेट किस तरीके से डेवलप हुआ, और उसके बाद क्या उनके पॉलिटिकल आइडियाज थे उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो सोशल रिफॉर्म में बिलीव करते थे या पहले स्वराज एस्टैब्लिश करो उसके बाद रिफॉर्म हम अपने आप कर लेंगे उसमें बिलीव करते थे, क्या उनका थॉट प्रोसेस था। चलिए एक एक करके समझते हैं। एक बात और, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूं कि देखिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको एक मूवी की तरह देखें। जैसे स्पेशली अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपने कोई एक पिक्चर लगाई है और आपको बस उसको एंजॉय करना है, और उसके बाद जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं वो आपको सॉल्व करना है। अभी फिलहाल टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे दिसंबर तक सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्री में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो जा करके वहां से अवेल करिए। और टॉकिंग पॉलिटी पे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2027 का, दिसंबर 2026 का कोर्स लॉन्च हो चुका है, और भाई सीयूईटी पीजी 2027 का भी फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम भाई बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास को ऐसे देखिएगा कि बस आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, आपको एक ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो आपकी लाइफ में कुछ आज ऐड ऑन करके जाने वाले हैं। तो उसको उस तरीके से एंजॉय करिएगा, कुछ भी याद करने की, रटने की कोशिश मत करिएगा, बस चीजों को के साथ जो है फ्लोट करने की कोशिश करिएगा। तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इनका टाइमलाइन एक बार देख लीजिए। 1856 में, 1856 में इनका जन्म होता है और 1920 तक इनका कार्यकाल चलता है ना। गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होता है उसी दिन जो है इनका देहांत हो जाता है। तो चलिए इनकी जीवनी, एक बार जब भी मैं आपको पॉलिटिकल थॉट पढ़ाती हूं तो पहले मैं उस इंसान का माइंडसेट आपको समझाने की कोशिश करती हूं। आप डायरेक्टली किसी का थॉट, किसी का आइडिया पढ़े, कोई मतलब नहीं है। वो थॉट कैसे बना उसकी पूरा एक बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में होगा, तो अपने आप आपको सारी चीजें, सारे पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ दैट पर्सन बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए एक बार इनके जीवन का खाका समझते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल आइडियाज तो आप हूबहू अपने आप खुद ब खुद समझने लग जाएंगे। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, इनका जो नाम है केशव गंगाधर तिलक। इनका नाम क्या था? केशव गंगाधर तिलक। लेकिन बचपन से सब इनको बाल जो है बुलाते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया बाद में बाल गंगाधर तिलक। तो केशव गंगाधर तिलक इनका ओरिजिनल नाम था। अब ये जो चीजें हैं ना, ये हम आगे देखेंगे कि भाई इनको कुछ टाइटल्स लोगों ने दिए थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी
जी ने कहा कि ये मॉडर्न इंडिया के मेकर हैं, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो एग्जाम में पूछ देता है कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा गंगाधर तिलक को, तो ये गांधी जी ने कहा। और जो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिन्होंने एक किताब लिखी इंडियन अनरेस्ट के नाम से, और वो किताब किसके ऊपर लिखी, उन्होंने ये किताब लिखी जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक के नाम पे। और इन्होंने इस किताब में कहा कि ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं, मतलब इंडिया में जितना केओस प्रॉब्लम हो रहा है ये सबके जिम्मेदार ये हैं। तो ब्रिटिशर्स ने तो इनको बड़ा आलोचना करते हुए, इनके ऊपर टिप्पणी करते हुए ये किताब लिखी, लेकिन इंडियंस की नजर में ये और ऊपर उठ गए कि भाई क्योंकि ये जो केओस कर रहे थे अपने देश के लोगों के लिए कर रहे थे, अपनी जनता के लिए कर रहे थे, तो ये एक पॉजिटिव वे में इसको लेते हुए, ये इसके ऊपर तंज करते हुए अपनी स्पीचेस में बोलते हैं कि अगर अपने देश के लिए बात करना, अगर स्वराज की बात करना, केओस क्रिएट करना है तो यस आई एम द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बहुत ही प्राउडली इस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट किया। और भारत के लोगों ने इनको क्या भाई, इनको कहा गया क्योंकि ही वॉज एक्सेप्टेड बाई पीपल एज देयर लीडर, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। लोकमान्य क्यों? क्योंकि पूरी जनता ने जिसको मान लिया था अपना लीडर हृदय से, वो लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, तो इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसलिए कहा जाता है। तो ये कुछ टाइटल्स हैं। अब चलिए इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ लेते हैं। आपको भारतीय होने के नाते भी इनके बारे में जानकर बड़ा गर्व होगा, और ये क्लास आपको सिर्फ क्लास नहीं लगेगी, अपना एक जो कहते हैं ना एक रिच कल्चरल हेरिटेज जिसको कहते हैं, वो उसके बारे में समझकर आपको बड़ा आनंद आएगा, और इसी के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और यही ब्यूटी है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की कि यहाँ सिर्फ आप लॉज और कानून नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हमारे कुछ ऐसे ग्रेट थिंकर्स और फिलोसोफर्स के माइंडसेट को खोलकर समझते हैं कि आपके लिए ये सब्जेक्ट एक ब्यूटीफुल जर्नी की तरह हो जाता है अगर आप दिल से इसको पढ़ें। तो देखिए इनका जन्म कहाँ होता है। देखिए महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। अगर मैं हमेशा कहती हूं जब भी मैं पढ़ाऊं तो आपके सामने इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप खुला होना चाहिए, तभी आप मेरी क्लास करिए। तो आप अगर इंडिया का मैप देख पा रहे हैं और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं अज्यूम करती हूं कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र कहां लाई करता है। तो महाराष्ट्र जो है उसमें 1856 में, अब आप थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करिएगा, 1856 का भारत कैसा होगा। 1857 में भारत में जो है आजादी, जिसको सावरकर ने कहा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्रांति हुई थी जो सबसे बड़ी 1857 में, उससे एक साल पहले, मतलब उससे कुछ समय पहले 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ होता है? उनका जन्म होता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, वहां इनका जन्म होता है। एक मिडिल क्लास चित्पावन ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी हैं वो संस्कृत के स्कॉलर थे इनके पिताजी, और मैथ्स के टीचर थे। तो संस्कृत और मैथ्स, मतलब 7-8 साल की उम्र में ही है ना संस्कृत और मैथ्स के बड़े विद्वान बन गए, क्योंकि फादर साहब इनके दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ही पारंगत थे। तो वहां से संस्कृत इनके जहन में घुसा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बायोग्राफी रटवाने नहीं आई हूं, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इनके पॉलिटिकल थॉट को मैं आगे बताऊंगी तो वो किस तरीके से बिल्ड हुआ। तो देखिए महाराष्ट्र में पैदा होते हैं, एक ऐसा जगह जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो उनकी जो वो भूमि है, और वहां पे लोग उनके विचारों से ओतप्रोत हैं, वहां इनका जन्म होता है। अब वहां पे आप सोचिए क्यों ये इस तरीके के थे कि कहते थे कि स्वराज के लिए हथियार उठाना है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इसे लेके रहूंगा क्योंकि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों ऐसा सोच डेवलप हुआ? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आते थे, और वो खून, वो जो कहते हैं ना कि वो भावना, वो आवेग इनके भी खून में था। और ये एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म होता है। इनके जो फादर है मैथ्स के टीचर हैं, संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। इनकी जो माता जी हैं, इनकी जो मदर हैं, वो भाई बहुत ही रिलीजियस धार्मिक महिला हैं। तो धर्म, रिलीजन और मैथ्स, साइंस, संस्कृत, ये सब से ओतप्रोत हो रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। और छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां भी सुनते हुए बड़े हो रहे हैं, तो उनके मन में एक है कि भाई स्वराज तो चाहिए, और ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और कोई मुझे इसे छीन नहीं सकता, और अगर कोई मुझसे ये छीन रहा है तो मैं सिर्फ भीख नहीं मांगूंगा, मैं लड़ के उसको छीन के वापस लेके आऊंगा। तो ये आपको ये असर उनकी
आइडियोलॉजी में आगे देखने को मिलेगा, और जहां पे जो हमारे नॉर्मल जो ऐसे थिंकर्स थे ना, नरम दल के थिंकर्स, जो कि भाई कहते थे कि भाई आप बस बातचीत करके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, जिनका मानना था कि अंग्रेजों से बस बातचीत करके चीजें सुलटा लेते हैं, उनके बिल्कुल विपरीत एक्सट्रीमिस्ट थिंकर्स बाल गंगाधर तिलक उसमें आते थे, जो कहते थे कि स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है, भीख नहीं मांगूंगा, लेके रहूंगा। तो ये क्यों डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, ये आपको इनकी बायोग्राफी से धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इनकी जो अपब्रिंगिंग है भाई, संस्कृत, मैथ्स और ट्रेडिशनल हिंदू फिलॉसफी और रिलीजियस जो स्टोरीज से ये सुनते हुए बड़े होते हैं। अब देखिए क्या क्या होता है धीरे धीरे। अब देखिए इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो हायर एजुकेशन है, आप देखिए ये बीए करते हैं मैथमेटिक्स में, उस वक्त मैथमेटिक्स में बीए करते हैं डेक्कन कॉलेज पुणे से, और बाद में एलएलबी की पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई करते हैं। तो मैथ्स में ग्रेजुएट होते हैं और बाद में लॉ यानी कि कानून की भी पढ़ाई करते हैं। तो जब इनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है तो कुछ साल तक ये टीचिंग का भी काम करते हैं। उसके बाद क्योंकि जर्नल एलएलबी लॉ की पढ़ाई भी कर रखी थी, उसके बाद भी फिर इनको लगता है ना कि अगर जनता तक बात पहुंचानी है तो सिर्फ टीचिंग वीचिंग करके कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ बहुत ही अलग करना पड़ेगा। तो ये भाई बाद में हम देखेंगे कि कैसे ये अपना न्यूज़पेपर वगैरह भी पब्लिश करते हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचा सकें। तो इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होती है, तो भाई मैथ्स में ये ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद लॉ की यानी कि कानून की पढ़ाई करते हैं। शुरुआत में ये मैथ्स वगैरह पढ़ाते भी हैं, लेकिन बाद में जर्नलिज्म की तरफ ये रुख कर लेते हैं, यानी पत्रकारिता की तरफ रुख कर लेते हैं और जो है कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पब्लिश करने लग जाते हैं। अब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का फाउंडेशन करते हैं। आप समझिए कि ये एक स्कूल का फाउंडेशन करते हैं, एक कॉलेज का फाउंडेशन करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं आपको बताती हूं। इनको ऐसा लगता है कि भाई देखो, अंग्रेज जो हमको अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए जड़ से। तो इनको समझ में आता है कि भाई देखो, हमको कुछ ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस भी बनाने पड़ेंगे जहां पे हमारे जो बच्चे हैं उनको सिर्फ ये अंग्रेजी पढ़ाई ना पढ़ाई जाए, बल्कि उनको इंडियन वैल्यूज, रिलीजन से जोड़ के रखा जाए और उनको ये सिखाया जाए कि किस तरीके से वो अपने लिए स्वराज की डिमांड करें। वो पढ़ाई उनको बचपन से पढ़ाई जाए ताकि वो एक भारत में पैदा अंग्रेज बच्चा ना बन जाए जो बाद में उन्हीं की गुलामी करने लग जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये सारे इनिशिएटिव्स लिए। तो इन्होंने कुछ सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया, जिसमें सबसे देखिए इन्होंने सबसे पहले तो न्यू इंग्लिश स्कूल का फॉर्मेशन किया 1880 में। न्यू इंग्लिश स्कूल मतलब ये एक ऐसा स्कूल होगा जहां पे सारी पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन जो इंडियन रिलीजियस रूट्स हैं, जो वैल्यूज के रूट्स हैं, उसके साथ पढ़ाया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये भी बीज बोया जाएगा कि भाई तुम कैसे, स्वराज का क्या मतलब है और तुम उसको किस तरीके से जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो और बिल्कुल अंग्रेज ही ना बन जाओ। तो इसके लिए इन्होंने एक न्यू इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की। तो आप समझने की कोशिश करिए कि एक बच्चा जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में पैदा होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है, स्वराज का मतलब समझता है, मैथ्स, साइंस, संस्कृत और रिलीजन समझता है और उसको दिख रहा है कि अंग्रेज किस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो अब उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसने ग्रेजुएशन किया है, उसने मैथमेटिक्स में और उसने लॉ की पढ़ाई की है, लेकिन अब उसको लग रहा है कि उसको जर्नलिज्म की तरफ रुख करना चाहिए, पत्रकारिता करनी चाहिए ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। फिर उसको लगता है कि भाई कुछ देखो, ये बच्चों का कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनका शुरू से माइंडसेट वैसा बिल्ड हो। तो एक स्कूल की शुरुआत करते हैं, न्यू इंग्लिश स्कूल। उसके बाद कुछ एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत करते हैं, जिसका सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है फर्गसन कॉलेज, जिसकी ये स्थापना करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत करते हैं ताकि जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और उसके बाद देखिए, अब इनको लगता है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, आम जनता तक बात कैसे पहुंचाई जाए। तो वो न्यूज़पेपर लिखना, न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये दो न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, एक का नाम है केसरी और एक का नाम होता है मराठा। अब जो ये केसरी नाम का न्यूज़पेपर है, ये मराठी भाषा में लिखते हैं ताकि जो लोकल लोग हैं ना, उनको अंग्रेजों की जो ये दमनकारी नीतियां और पॉलिसीज आ रही हैं
उसके बारे में पर्दाफाश किया जा सके और उनको सच्चाई बताई जा सके। तो इस बच्चे को ये लग रहा है कि भाई लोगों तक बात कैसी पहुंचाई जाए, तो कहते हैं कि न्यूज़पेपर शुरू करता हूं। तो न्यूज़पेपर, भाई एक न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक जो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज समझते हैं और एक जो थोड़े एजुकेटेड हैं। तो जो लोकल लैंग्वेज समझते हैं उनके लिए उन्होंने मराठी भाषा में न्यूज़पेपर शुरू किया। और देखिए यहाँ पे ताज्जुब की बात है कि मराठी भाषा में जो शुरू किया उसका नाम केसरी रखा और जो अंग्रेजी में शुरू किया उस न्यूज़पेपर का नाम मराठा रखा। तो मराठी भाषा वाला जो न्यूज़पेपर था केसरी, वो आम जनता के लिए था कि अंग्रेजों की नीतियों के बारे में उनको खोल के समझाया जा सके। और जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर शुरू किया इन्होंने मराठा, वो भाई थोड़े एजुकेटेड इंडियंस के लिए था, जो कि जिनको ये समझाया जा सके कि पूरे देश विदेश में वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, वो इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं, तो उन तक वो लेवल की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि उनके अंदर भी स्वराज की भावना डेवलप हो कि भाई इन अंग्रेजों को भगाना है और अपना सेल्फ रूल एस्टेब्लिश करना है, तब जाकर के हम अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। तो ये भावना लोगों के अंदर इनकलकेट करने के लिए और अंग्रेजों की सच्चाई सामने लाने के लिए केसरी और मराठा जैसे न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस शुरू करते हैं, कुछ सोसाइटीज का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप सोचिए कि अंग्रेजों की नजर में कितने चुभते होंगे ये। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों एक अंग्रेजी पत्रकार ने इनके ऊपर एक डेडिकेटेड किताब लिख डाली और कहा कि भारत में गवर्नमेंट के खिलाफ जितना केओस हो रहा है उसका जिम्मेदार एक ही आदमी है, वो है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने ये टाइटल बड़े ही गर्व से एक्सेप्ट किया कि यस आई एम द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। और अगर अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए लड़ना और सच्चाई लोगों तक पहुंचाना, केओस क्रिएट करना है, तो यस आई एक्सेप्ट दिस टाइटल, आई एम द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। तो वो लीडर थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो दो न्यूज़पेपर शुरू करते हैं और उसके बाद देखिए पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। कैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिक्स के नाम पे अंग्रेजों के जमाने में भारत में क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और आपको पता है कि ये कितने जो है धार्मिक इंसान है, देश के लिए कितना सोचते हैं। तो अब पॉलिटिक्स में आना इनके लिए कोई बहुत ही जो है आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं थी। तो देखिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन करते हैं। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखिए दो तरीके के नेता थे। एक नेता ऐसे थे, एक दल के नेता ऐसे थे, एक ग्रुप के नेता ऐसे थे जो कहते थे कि भाई इंडियन जो ब्रिटिशर्स है ना, इनसे शांति से बात करो, इनको लेटर लिखो, पेटिशंस लिखो, बिल्कुल भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, शांति से बात करना है। उन लीडर्स, उन नेताओं को हम मॉडरेट्स कहते थे। और कुछ ऐसे नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी उसमें, जो कहते थे कि भाई शांति से काम नहीं चलेगा, हमको जरूरत पड़ी तो हम हथियार भी उठाएंगे, आवाज भी उठाएंगे और जो भी बल पड़ेगा करेंगे। इन नेताओं को हम ना एक्सट्रीमिस्ट कहते थे। तो मॉडरेट्स यानी नरम दल के नेता, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो नेता जो नरमी से पेश आते थे और उसके थ्रू जो है वो अपने एम को अचीव करना चाहते थे। और दूसरे जो नेताओं का समूह जिनको गरम दल का नेता कहा गया, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मतलब लाल बाल पाल तीन लोगों का जो गुट था ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स उसमें आते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो लीडर्स हैं वो मॉडरेट लीडर्स थे, जो कहते थे कि भाई शांति समझौते से बात करना है। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में लीडर्स का डिवीजन था। तो बाल गंगाधर तिलक जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो वो मॉडरेट्स को बड़ा ही अपोज करते हैं कि आप लोग क्या इनसे आजादी की भीख मांग रहे हैं। बहुत ही फेमस स्लोगन है बाल गंगाधर तिलक का कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, इसके लिए मुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करते हैं मॉडरेट लीडर्स को जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं। और वहीं से फूट डलना शुरू होता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है ना, वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो दलों में मतभेद उनके बीच में शुरू हो जाता है ना। अब देखिए क्या होता है बेसिकली, जब आप आगे भी हम देखेंगे, जब हम इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक एक करके पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे। देखिए जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, अब देखिए स्कूल की स्थापना कर दी, कॉलेज की स्थापना कर दी जो सोसाइटीज के थ्रू, उसके बाद ये दो बड़े बड़े न्यूज़पेपर भी स्टैब्लिश कर दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान है कि भाई ये कौन आदमी है जो इस तरीके से लोगों को भड़का रहा है। इनके ऊपर बाद में सेडिशन के भी चार्जेस लगेंगे जो हम अभी देखेंगे। अब देखिए ये और क्या करते हैं, देखिए कितना दिमाग से ये काम लेते हैं। इनको ये समझ आता है कि भाई देखो ये
ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं कि भाई फूट डालो राज करो। मतलब ये भारतीय लोग जो इतने बेवकूफ हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है जाति के नाम पे फूट डालो राज करो। अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को समझ में आता है कि देखो भारत के जो भी लोग हैं ना वो एक डोर से बंधे हुए हैं, धर्म के डोर से। तो धर्म के नाम पे अगर कुछ करवाया जाए और उसके विरोध में, देखो अंग्रेज भी उस वक्त धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि भले ये भारतीय लोग अपने स्वराज के लिए ना लड़ें, लेकिन धर्म के नाम पे अगर हमने कुछ कर दिया तो सब एकजुट होकर मार देंगे, हमको भगा देंगे। तो वो धर्म या रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर ज्यादा नहीं करते थे। अब बाल गंगाधर तिलक ने भी इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर मुझे सच में लोगों को अवेकन करना है ना तो रिलीजन से जोड़ करके समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने ना क्या गणेश उत्सव शुरू किया, गणेश उत्सव। तो भाई पहले क्या होता था, और शिवाजी जयंती शुरू किया। तो बेसिकली क्या होता था कि पहले गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव जो मनाया जाता था, स्पेशली जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो लोग अपने अपने घरों में ही मना रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी को गणेश उत्सव बनाओ, मतलब उसको पब्लिकली सेलिब्रेट करो और ऐसा बनाओ कि वहां सभी लोग इकट्ठा हो। और गणेश उत्सव के नाम पे पॉलिटिकल बातें की जाती थी, लोगों को स्वराज के बारे में समझाया जाता था। इसी तरीके से उन्होंने शिवाजी जयंती जो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती थी, उसको शिवाजी जयंती को एक फेस्टिवल की तरह पब्लिकली सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो बेसिकली दो त्योहार, रिलीजियस त्योहार उन्होंने की शुरुआत कर दी कि भाई अंग्रेज इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर पाएंगे, कि भाई ये हमारा रिलीजियस मैटर है और इस पब्लिक गैदरिंग में हम अपने पॉलिटिकल जो आइडियाज हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे कि उनके साथ क्या चीजें हो रही हैं और डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। तो इतने दिमाग से इन्होंने यहाँ पे प्ले किया कि भाई गणेश उत्सव और शिवाजी की जो जयंती है उसको एक पब्लिक फेस्टिवल बना दिया कि लोग इकट्ठा होंगे और पॉलिटिकल डिस्कशंस करेंगे और जो अंग्रेज हैं वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा रिलीजियस मैटर है, अगर इसमें बोला तो लोग बवाल कर देंगे। तो कितना जो है ब्यूटीफुली यहाँ पे वो प्ले करते हैं, है ना। अब जब ये इस तरीके से भाई एक बंदा आता है, स्कूल खोल रहा है, कॉलेज खोल रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में घुस करके एक्सट्रीमिस्ट नेता बन रहा है, गरम दल के नेताओं को सपोर्ट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और मॉडरेट्स को अपोज कर रहा है, न्यूज़पेपर उसने स्टार्ट कर दिया, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, ऊपर से उसने गणेश चतुर्थी को एक पब्लिक फेस्टिवल बना दिया, गणेश उत्सव, और शिवाजी के जयंती को भी एक पब्लिक फेस्टिवल बना करके वहां पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहा है। अंग्रेज परेशान थे कि भाई इस आदमी को तो चुप कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज भारत में तो ये क्रांति ला कर ही रहेगा। तो अब उन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। सेडिशन का चार्ज समझते हो कि भाई जब गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलने और करने लग जाए, लोगों को भड़काने लग जाए, तो उसके ऊपर ये भड़काने के जुर्म में चार्जेस लगा दिए जाते थे। तो ये जो सेडिशन का चार्ज था वो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर अपने जीवन काल में कई बार लगा। तो सबसे पहले जो है 1897 में इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगता है कि भाई अपने जो दो न्यूज़पेपर्स थे मराठा और केसरी के माध्यम से ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया गया। और इनकी इस मराठा और केसरी को पढ़ करके ही जो चापेकर ब्रदर्स थे उन्होंने दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को क्या कर दिया, असैसिनेट कर दिया, उनको खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया। तो ये कहा गया कि चापेकर ब्रदर्स ने जो मर्डर किया है वो बाल गंगाधर की दो न्यूज़पेपर मराठा और केसरी को ही पढ़ के भड़के हैं वो। तो इस वजह से ये चार्जेस लगा करके उनको 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। और ये जब जेल में गए तो नेशनल हीरो की तरह उभर कर सामने आए, है ना। उसके बाद देखो बेसिकली बंगाल का जो पार्टीशन होता है 1905 में, जो बंगाल का पार्टीशन होता है, यहां पे भी जो तिलक हैं बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ मिल करके ये बेसिकली एक एक्सट्रीमिस्ट विंग बना लेते हैं। जब पार्टीशन हो जाता है बंगाल का 1905 में, तो आप देखिए जो बंगाल है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था और वहां पे भी बहुत ज्यादा कियोस उभर रहा था, लोग जो है आवाज उठा रहे थे। तो ऐसे में लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करने के लिए बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। इस नाम पे उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। अब जब बंगाल का बंटवारा हो गया तब जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है उनको लगा कि अब तो चुप रहने से काम नहीं चलेगा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जिनको हम लाल बाल पाल कहते हैं, यानी कि बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भाई पूरी तरीके से क्या कर दिया, उन्होंने
अब वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उनको लगा कि अब हमको कुछ जो है करना पड़ेगा, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। वो बॉयकॉट करने लगे, ब्रिटिशर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसको बॉयकॉट करने लगे, स्वदेशी अपनाने के प्रति वो फोर्स करने लगे कि हमको अपना खुद उगाओ, खुद बनाओ, इनका दिया हुआ कोई सामान यूज नहीं करना है। पब्लिकली उसको जलाना इन्होंने शुरू कर दिया और जो है नेशनल एजुकेशन पे फोकस करने लगे कि भाई नेशनल एजुकेशन पे फोकस करो, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन दे करके हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं हमको वो नहीं चाहिए। इस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो फेमस सूरत स्प्लिट हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में ऑफिशियली बंट गया। तो 1905 में बंगाल का जो ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन कर दिया, उसके बाद जो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो अभी तो उसी एक पार्टी में थे, वो बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नाइट हो गए और उनको लगा अब हमको कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, विदेशी चीजों को जलाना शुरू कर दिया और स्वराज के नारे लगाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसके सूरत सेशन में 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऑफिशियली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दो विंग में बंट जाती है। अब इसके बाद तो भाई अंग्रेज कहते हैं कि अब तो वो जो है बाल गंगाधर तिलक, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम देखो हम क्या करते हैं। तो भाई इनको फिर से इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है और इनको फिर मांडले जेल में डाल दिया जाता है। तो 1908 से 1914 6 साल तक, पूरे 6 साल के लिए इनको मांडले जेल में डाल दिया जाता है। और भाई देखिए मांडले कहां था, बर्मा, जो आज का म्यांमार है, जो उस वक्त बर्मा हुआ करता था, वहां इनको जेल में भेज दिया जाता है। अब जेल में जाने के बाद भी ये इंसान जो बिल्कुल ये शांत नहीं बैठते हैं, वहां पर भी ये लिखते ही रहते हैं, ये कलम को अपना हथियार बनाते हैं। पहले ये टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इनको साथ ही साथ ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जर्नलिज्म का जो रुख पकड़ा था, जो मराठा और केसरी के थ्रू जो इंपैक्ट क्रिएट किया था, इनको समझ में आ गया था कि कलम ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो मुझे लोगों तक पहुंचाएगी और लोगों का दिमाग खोलने में हेल्प करेगी। तो ये क्या करते हैं, ये मांडले जेल में रहते रहते ही ना ये किताब लिखते हैं, गीता रहस्य। गीता रहस्य नाम की किताब लिखते हैं, जो इनकी मास्टरपीस किताब है, मतलब इनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब है गीता रहस्य, जिसमें ये बताते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लो और अपने जीवन को अच्छा करो। अगर तुमको सच में जिंदगी का एम फुलफिल करना है, गीता का रहस्य क्या है, गीता हमको ये सिखाती है कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। और तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है कि तुम्हारा देश जो है, तुम्हारी जो मिट्टी है, जो धरती है, उस पर किसी और ने कब्जा कर रखा है, और ये तुम्हारा धर्म और कर्म है इस समय कि तुम उनको यहां से भगाओ और यहां पे सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करो। तो गीता का रहस्य समझाते हुए वो बताते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने जो है वहां पे प्रवचन देते हुए जैसे बताया कि तुम अपने कर्म को पूरा करो, ठीक वैसे ही अभी आप सभी को अपने कर्म को पूरा करने की जरूरत है, और कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और यहाँ पे आप लोगों का कर्म ये है कि भाई अंग्रेजों को भगाओ और सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करो। तो गीता रहस्य नाम की मास्टरपीस जो जेल में ही लिखी और जेल में रहते हुए ही बाहर लोगों तक, तमाम लोगों तक पहुंची और उनके अंदर जो है स्वराज की भावना को इग्नाइट करने की कोशिश की। तो ये इनका जेल में रहते हुए भी इन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया। उसके बाद देखो होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली वापस जेल से आने के बाद वो फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, जहां पे एनी बेसेंट से मिलते हैं और एनी बेसेंट के साथ मिल करके ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं 1916 में महाराष्ट्र, कर्नाटका और बेरार और सेंट्रल प्रोविंसेस में। और उसके बाद लखनऊ पैक्ट पता है क्या था कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ब्रिंगिंग मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स बैक टुगेदर, मतलब जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो अलग अलग हो गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उनको वापस से लेकर के आना और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वापस से हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी करना और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ लेकर आना, इसमें वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मांडले जेल से वापस आने के बाद। तो मांडले जेल से वापस आने के बाद ये जेल में रहने के बाद
भी अपना जो एम है वो नहीं भूलते हैं, जेल में गीता रहस्य लिखते हैं, जेल से आने के बाद वो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, और फिर जो है लखनऊ पैक्ट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को एक साथ लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो लक्ष्य था कि भाई मुझे मेन एम क्या था, स्वराज, सेल्फ रूल, मतलब ये अंग्रेजों को पहले भगाना है, वो पूरा याद रखते हैं और शुरू से एंड तक उसी के लिए कोशिश करते रहते हैं। और इनको पता है, इनका ये मानना है कि भाई हम जो है सिर्फ भीख मांग के या बिल्कुल पेटिशंस फाइल करके वो अचीव नहीं कर सकते हैं, हमको एक साथ आना होगा और वो स्वराज जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना होगा। और यही करते करते भाई 1 अगस्त 1920 यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था, एग्जैक्ट उसी दिन पे इनका देहांत हो जाता है। और इनके डेथ के बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट एरा का एक तरीके से एंड हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, और गांधीयन एरा, इंडियन पॉलिटिक्स में जो गांधीयन एरा है उसकी शुरुआत हो जाती है। मतलब कि जो एक्सट्रीमिस्ट मोड था इंडियन पॉलिटिक्स का कि भाई हमको लड़ करके अपना स्वराज लेना है, वो धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है इनकी डेथ के बाद, और गांधीयन एरा कि भाई हमको शांति से समझौता करना है उसकी शुरुआत हो जाता है इंडियन पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पे देहांत हो जाता है, लेकिन वो चले तो जाते हैं, लेकिन उनके आइडियाज, उनके बुक्स और उनके इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमारे इंडियन सोसाइटी में वाइब्रेट करती रहती है और लोगों को समय समय पर इंस्पायर करती रहती है। तो ये था पूरा इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें आपने मतलब ये कहने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लेकिन बायोग्राफिकल बैकग्राउंड है, लेकिन इसी के थ्रू आपको पूरा बाल गंगाधर तिलक की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, कुछ भी सरप्राइज नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको उनके माइंडसेट के बारे में और जो वो कैसे बिल्ड हो रही है उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब एक बार फिर से बता दूं कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2026 साइकिल का फुल फ्लेजेड कोर्स टॉकिंग पॉलिटी ऐप और वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है, और साथ ही साथ दिसंबर तक टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल क्विज फॉर्मेट में कि आप उसको गेम की तरह खेल सकते हैं वो अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर सेक्शन वाइज अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्वेश्चन अवेलेबल है, और प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन को मदर क्वेश्चन मान करके पीयूष सर उससे सन और डॉटर क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं ताकि आप फ्यूचर के लिए तैयार हो। वो भी टॉकिंग पॉलिटी ऐप पर अवेलेबल है, टॉकिंग जो है टॉपिक वाइज। तो दिसंबर तक इसको फ्री रखा गया है, तो जाइए उसका जो है आप उसका फायदा लीजिए। दिसंबर तक फ्री इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो क्वालिटी कंटेंट हम दे रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो, सारी चीजों की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, वो आप वहां से अवेल कर सकते हैं। तो इनका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एक एक करके समझ लेते हैं। हालांकि अभी तक आपने जो बायोग्राफिकल बैकग्राउंड देखा है उसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक एक करके इनके पॉलिटिकल आइडियाज को भी समझना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, और अब आपको ये बड़ा ही आसान लगेगा। देखिए यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, ये सपोर्ट करते थे अद्वैत व वेदांत को, अद्वैत व वेदांता, स्वामी विवेकानंद और औरबिंदो की तरह तिलक भी वेदांतिक ट्रेडिशन में बिलीव करते थे। पता है इसका मतलब क्या होता है? अद्वैत व वेदांत का मेन सार ये है कि जो तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है और जो परमात्मा है वो अलग नहीं है, वो एक ही है ना। तो ये समझाने की कोशिश करता है अद्वैत व वेदांत। तो वेदांता के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल सोल है, मतलब तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, जो जीव है, और जो सुप्रीम सोल है यानी जो परमात्मा है, वो एग्जैक्टली सेम है, अलग अलग नहीं है। तो स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड सेल्फ कंट्रोल आर फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो हर ह्यूमन बीइंग का जो फंडामेंटल जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है और सेल्फ कंट्रोल, वो उसका दैट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली पता है अद्वैत वेदांत जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं उनका ये मानना है, वो बेसिकली वेदांतिक अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े बिलीवर थे, और उनका ये मानना था कि आपके अंदर की आत्मा और परमात्मा जो है वो एक है, अलग अलग नहीं है, और सबके अंदर जो जीव है ना वो एक ही है, और वो उसी परमात्मा का अंश है, उसी सुप्रीम सोल का अंश है। तो आप
तो कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को अपने अधीन रख सकता है? ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अंदर जो सोल है और जो हमारे अंदर सोल है, ये सब दोनों ही इक्वल हैं, उस सुप्रीम सोल का हिस्सा है। तो क्यों वो हमको कंट्रोल करेंगे, क्यों हम उनके अधीन रहेंगे? ये सरासर गलत है। तो इस तरीके से अद्वैत व वेदांत को वो इंटरप्रेट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उनके पॉलिटिकल आइडियाज को एक एक करके जब हम समझ रहे हैं तो ये एक एक चीज को हमको समझना पड़ेगा कि अद्वैत व वेदांता के ये सपोर्टर थे। उसके बाद जो है वेस्टर्न यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको पता है जो वेस्टर्न थिंकर हैं बेसिकली जेरेमी बेंथम करके एक थिंकर है। ये जेएस मिल जो थे ना, जेएस मिल के गुरु थे जेरेमी बेंथम, ब्रिटेन के ही रहने वाले थे, वही देश जिसने हमको गुलाम बना के रखा है। और बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी दी है। मैंने आपको जेएस मिल पढ़ाते वक्त बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को बहुत अच्छे से समझाया है। तो बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया तो उसमें उन्होंने कहा, उनका ये मानना था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी गवर्नमेंट को इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि इंसान जो है हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिससे उसको खुशी मिलती है। बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी समझा रही हूं, जिसको गंगाधर तिलक जी ने क्रिटिसाइज किया बढ़ चढ़कर। तो जो बेंथम है उनका यह मानना था कि इंसान उस चीज के पीछे भागता है जिससे उसको खुशी मिलती है और उस चीज से दूर भागता है जिससे उसको दुख होता है या पेन होता है। तो वही उसको करना चाहिए, वही सही है कि उसी चीज के पीछे भागो जिससे खुशी मिले और उससे दूर भागो जिससे दुख मिले। और उनका ये जो कंसेप्ट है ना, उसका एक मेन क्रक्स क्या है कि वो गवर्नमेंट को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाओ जिससे क्या हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ज्यादा लोगों का फायदा हो, ऐसे रूल रेगुलेशन बनाओ। मतलब अकॉर्डिंग टू बेंथम अगर कोई गरीब है या पिछड़ा है, कुछ लोग 4 लोग अगर गरीब है पिछड़े हुए हैं तो उनके बारे में मत सोचो, लार्जेस्ट जो मास है उसके हैप्पीनेस के बारे में सोचो, क्योंकि जब जनता लार्ज लेवल पे ग्रो करेगी तो गरीब अपने आप ग्रो कर जाएंगे। इस तरीके का माइंडसेट था बेंथम का। तो उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बाल गंगाधर तिलक और कहते हैं कि नहीं, हमारे भारतीय सभ्यता में आप अंग्रेजों की जो नीच सोच है वो नहीं चलेगी। हम सबके विश्व उत्थान में बिलीव करते हैं। अगर जो सबसे गरीब कमजोर इंसान होगा ना वो भी किस तरीके से ग्रो करे हम उसके बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ जो मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों के बारे में सोचकर कमजोर को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म की थियरी को वो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो आप देखिए अब बेसिकली जो बेंथम है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बेंथम जो है वो मेटेरियलिस्टिक चीजों, उनका ये कहना था, आपको अगर याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि बेंथम कहते हैं कि मेरे लिए जो है पोएट्री पढ़ना और गेम खेलना, पुष्पिन जैसा गेम खेलना और पोएट्री पढ़ना दोनों एक ही बराबर है। मतलब वो बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट से बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं वो बिल्कुल स्पिरिचुअल एंगल से सोचते हैं। और जो वो कहते हैं कि फिजिकल कंफर्ट जो है, वो कहते हैं कि ह्यूमन का जो सच्चा, इंसान का जो सच्ची खुशी है वो सिर्फ फिजिकल कंफर्ट में नहीं लाई करती है, बल्कि जो स्पिरिचुअल ब्लिस और सेल्फ रियलाइजेशन में लाई करती है। तो पूरी तरीके से बेंथम के इस मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को वो क्रिटिसाइज करते हैं। यहां पे मैं ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि पॉलिटिकल एंगल और फिलोसफिकल एंगल ऑफ बाल गंगाधर तिलक, तो आपको पता हो कि वो अद्वैत व वेदांता के फॉलोअर थे, जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद। हमने अभी देखा कि भाई स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो की तरह तिलक भी जो है अद्वैत व वेदांता के सपोर्टर थे। उनका मानना था कि भाई हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है और अंग्रेजों की आत्मा भी उन परमात्मा का अंश है, तो हम दोनों ही इक्वल हैं, कोई किसी को जो है ओवर पावर नहीं कर सकता है। इसीलिए स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए लड़ूंगा। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और वेस्टर्न यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखिए, अब उनके कंसेप्ट को, अब उनका एक और पॉलिटिकल आइडिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम तब से बात करें, स्वराज, वो क्या है, सेल्फ रूल का इनका कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। हालांकि तब से मैं बोल रही हूं तो आपको पता ही चल गया होगा कि उनके सेल्फ रूल का आइडिया क्या है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है। आप देखिए, स्वराज को वो 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक तो पॉलिटिकली और एक स्पिरिचुअली, यानी कि एक राजनीतिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से। तो पॉलिटिकली स्वराज क्या है, तो पॉलिटिकली स्वराज का मतलब है होम रूल और नेशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो पॉलिटिकली स्वराज का मतलब क्या है कि अपने लोगों का शासन, होम रूल, और बाहर के लोग आकर के हमारे ऊपर शासन ना करें, अंग्रेजों को भगाओ।
भगाओ, तब जाके स्वराज सेल्फ रूल स्टैब्लिश होगा। तो ये पॉलिटिकली स्वराज स्टैब्लिश होने की बात करते हैं। और स्पिरिचुअली स्वराज का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल एंड रियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम, अपने स्पिरिचुअल फ्रीडम का रियलाइजेशन होना। इट कंसीडर्ड इट द धर्म ऑफ एवरी इंडियन। बेसिकली वो ये कह रहे हैं, वही अद्वैत व वेदांत वाली बात, कि भाई हमारी आत्मा और ब्रिटिशर्स की आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है, इक्वल है, दोनों ही उस सुप्रीम परमात्मा का हिस्सा है। तो कोई किसी को ओवर पावर नहीं कर सकता है। तो स्पिरिचुअली हमारा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और स्पिरिचुअल फ्रीडम होना चाहिए, मतलब हमारा खुद के ऊपर ही कंट्रोल हो, कोई और हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे। तो भाई बेसिकली कैसे सेल्फ कंट्रोल के थ्रू और स्पिरिचुअल फ्रीडम के थ्रू तुम स्वराज स्टैब्लिश करो। तो पॉलिटिकली स्वराज का मतलब है कि भाई अंग्रेजों को भगाओ और कोई हमारे ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर सकता है। और स्पिरिचुअली स्वराज का मतलब है कि स्पिरिचुअल फ्रीडम को कैसे तुम फील करो और कैसे तुम अपनी ड्यूटी को समझो कि एज तुम्हारा भारतीय होने के कारण तुम्हारा धर्म क्या है। तुम्हारा धर्म है कि अपनी मिट्टी की रक्षा करना और उसके लिए लड़ना। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल एंगल ऑफ स्वराज। और दोनों का एम यही है कि भाई अंग्रेजों को टाटा बाय बाय करो और ये धरती हमारी है, हम पहले यहाँ पे सेल्फ रूल एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये इनके स्वराज का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए स्वराज और सुराज्य में भी वो लेकर के बातें बताते हैं कि भाई देखो, कहते हैं सुराज्य का मतलब क्या है? सुराज्य यानी कि गुड गवर्नेंस। सुराज्य का मतलब क्या है? अच्छा शासन। और स्वराज का मतलब क्या है? अपना शासन। तो कहते हैं कि अंग्रेज हमको ये कह के झांसा दे रहे हैं कि हम सुराज लेकर आएंगे, गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन लेकर आएंगे, अच्छी रेलवे देंगे तुमको, अच्छा अलग अलग फैसिलिटी लेंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं हम ये सब खुद कर लेंगे, पहले तुम हमको सुराज यानी अच्छा शासन मत दो, हमको स्वराज दो, अपना राज दो, हम खुद ही सुराज एस्टैब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सुराज्य नहीं चाहिए, गुड गवर्नेंस नहीं चाहिए, मुझे स्वराज्य चाहिए, अपना शासन चाहिए। एक बार स्वराज्य आ गया तो हम खुद अपने आप गुड गवर्नेंस सुराज्य भारत में लेकर आ जाएंगे, है ना। और वो स्वराज्य के, इस स्वराज के 4 एलिमेंट्स बताते हैं कि 4 एलिमेंट्स जो हैं वो स्वराज के लिए जरूरी है। तो एंशिएंट टेक्स्ट जो रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और कहते हैं कि असली स्वराज जो है उसके 4 एलिमेंट, 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व क्या है? पहला एलिमेंट क्या है कि द रूलर एंड द रूल्ड मस्ट बिलोंग टू द सेम कंट्री एंड द रिलीजन। मतलब जो शासन कर रहा है रूलर और जो शासित हो रहा है जनता, वो दोनों जो है वो एक ही देश से बिलोंग करने चाहिए और एक ही वन कंट्री एंड रिलीजन से बिलोंग करना चाहिए। मतलब उनका कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड सेम हो और एक ही कंट्री से वो बिलोंग करते हो। ये स्वराज का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्या है? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि कानून का शासन होना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जहां कानून का शासन हो, किसी एक इंसान इंडिविजुअल का शासन ना हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर क्या है स्वराज्य का? तो वो कहते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लोगों के हित के लिए वो एक्टिवली काम करे, तब जाके असली स्वराज एस्टैब्लिश होगा। और चौथा एलिमेंट क्या है? द गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड इलेक्टेड बाय देम। मतलब जिन लोगों ने गवर्नमेंट को चुना है वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। तो कह रहे हैं कि स्वराज, सबसे पहले तो बता रहे हैं कि भाई हम सुराज्य गुड गवर्नेंस खुद लेकर आएंगे, पहले हमको स्वराज एस्टैब्लिश करने दो। तो स्वराज है क्या? तो कहते हैं कि इसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट ये है कि जो रूलर है और जो रूल हो रहा है वो एक ही देश से बिलोंग करते हो। फिर रूल ऑफ लॉ हो, यानी कानून का शासन हो, किसी इंडिविजुअल एंटिटी का शासन ना हो। फिर कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए लगातार काम करे और गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चुना है वो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये एलिमेंट्स मिल करके असली स्वराज एस्टैब्लिश करते हैं अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक। अब देखो उनकी नेशनलिज्म की थ्योरी क्या है, उनके राष्ट्रवाद की जो सिद्धांत है वो क्या है। तो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक के लिए राष्ट्रवाद या नेशनहुड जो है वो कोई ज्योग्राफिकल मैप का लोकेशन नहीं है, बल्कि वो एक इमोशनल फीलिंग है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो भाई नेशनलिज्म क्या है अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक? ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि डीप साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट है। यानी कि वो भारतीय जनमानस की भावनाओं में रची बसी एक गहरी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल भावना के रूप में देखते हैं नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को।
और वो क्या कहते हैं कि वही जो गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल जो उन्होंने शुरू किया था, तो भाई कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं कि भाई सेम कल्चर, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, वो साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट जो हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में है, जो उनको एक साथ बांधता है, वो राष्ट्रवाद है। जैसे कल्चरल नेशनलिज्म की एक ही कल्चर, एक ही फेस्टिवल को जब हम एक साथ मास लेवल पे जब जो सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हमको एक साथ बांधती है, जो वो भावना, वो राष्ट्रवाद है। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं हिंदू राष्ट्र व्यू, जो अंग्रेजों ने कहा था ना, अंग्रेज जो कह रहे थे कि भाई आप क्यों राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, जो है इंडियंस क्यों राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं, हम जब आए थे तब तो भारत पूरा बिखरा हुआ था, वो तो एक था ही नहीं, एक तो हमने किया, तो तुम क्या राष्ट्रवाद की बात करोगे। तो यहां पर वो क्रिटिसाइज करते हुए हिंदू राष्ट्र व्यू देते हैं और कहते हैं भाई देखो, हम भले ही तुमको बिखरे हुए लग सकते हैं, लेकिन हम सब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हम सब जो एक नेशनलिज्म कल्चरल जो भावना है, जो साइकोलॉजिकल फीलिंग से बंधे हुए थे। इसलिए वो कहते हैं कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, हम वहां से लेके अंत तक, शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक हम एक ही डोर से बंधे हुए थे, हम एक ही तरीके का कल्चरल हिस्टोरिकल हिस्ट्री देखते हुए और उसको सेलिब्रेट करते हुए एक साथ आ रहे हैं। तो हम जो है तुम्हारे आने से वजह से नहीं बंधे हैं, हम वैसे भी एक अलग डोर से बंधे हुए थे और हमेशा बंधे रहेंगे। तो वो हिंदू नेशन ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ हिंदू नेशन एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर ब्रिटिश अराइव्ड। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बहुत पहले से हिंदू राष्ट्र जो है एग्जिस्ट करता है। और वो कहते हैं कि हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थे, जैसे रामायण और महाभारत, उन्होंने कल्चरली इंडिया को यूनाइट करके रखा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो तुम्हारी हमको जरूरत नहीं थी, हम पहले से ही राष्ट्रवाद की भावना को समझते थे। तो ये उनके राष्ट्रवाद की भावना थी। और उसके बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म, बेसिकली वो दादा भाई नेहरू ने एक ड्रेन थियरी दी थी, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी भारतीय लोगों को कि अंग्रेज कैसे आपका पैसा ड्रेन कर करके विदेश लेके जा रहे हैं और आपको खाली करते जा रहे हैं। तो इसको सपोर्ट करते हैं ये, और कहते हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, ताकि ये अंग्रेज जो हमको लूटते हुए जा रहे हैं वो ना लूट पाए। वो ये रियलाइज करते हैं बाल गंगाधर तिलक कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वो रूट कॉज है भारत की मास जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके लिए, एंड यूज्ड दिस फैक्ट टू बिल्ड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस। और इस फैक्ट को उन्होंने यूज किया, जो जनता है उसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जिंदा रखने के लिए। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम बाल गंगाधर तिलक के नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के सिद्धांत को देख रहे हैं। और हमने यहां देखा कि वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई फिजिकल बाउंड्री से डिफाइन हो रहा है कि तुम इस बाउंड्री के उधर हो तो तुम्हारे नेशनलिज्म, तुम्हारा नेशन अलग है, नेशनलिज्म की फीलिंग अलग है और हमारी अलग है। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बाउंड्री डिफाइन नहीं करता है, वो कल्चरल साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट्स जिसके थ्रू हम सब बंधे हुए हैं, और जो जो लोग बंधे हुए हैं वो सब एक नेशन, एक राष्ट्र का हिस्सा है, और वो सबके मन में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना है। और वो कहते हैं कि कल्चरल नेशनलिज्म हम फिजिकल बाउंड्री से नहीं बल्कि कल्चरल ट्रेडिशन और फेस्टिवल्स के थ्रू बंधे हुए हैं, जो हम एक साथ एंजॉय करते हुए चले आ रहे हैं। और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, उनकी राष्ट्रवाद की फीलिंग को समझो, हिंदू राष्ट्र अंग्रेजों के आने से नहीं बना है। रामायण और महाभारत जैसे बहुत सारी जो हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट्स हैं और जो फेस्टिवल्स एंड और जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसने कब से जो है कश्मीर से कन्याकुमारी को बांध कर रखा है। और वो एक फीलिंग है जो तुमको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं दिखेगी। और उसके बाद वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं कि भाई वो ये समझाने की कोशिश करें कि हम सब एक राष्ट्र हैं, और देखो कि किस तरीके से हमारे राष्ट्र को ड्रेन किया जा रहा है, जिसकी बात दादा भाई नेहरू ने अपनी ड्रेन थ्योरी में की थी। और उसके थ्रू ये समझा रहे हैं कि तुमको ये समझने की अब जरूरत है, और एक साथ तुम सबको पता होना चाहिए कि तुम सब एक राष्ट्र का, एक नेशन का हिस्सा हो। अपने अंदर के नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को जगाओ, और ये देखो कि किस तरीके से ये तुमको ड्रेन कर रहे हैं। तो ये पूरा जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, इनके नेशनलिज्म की थियरी है। अब चलिए इनका देख लेते हैं कि सोशल कंजर्वेटिज्म वर्सेस पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, यानी सामाजिक रूढ़िवाद बनाम राजनीतिक उग्रवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे होता क्या है। तो बेसिकली जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, यहाँ पे एक चीज होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा। बेसिकली अंग्रेज जो है ना एक बिल लेकर आते हैं, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में। तो अंग्रेज 1891 में एक बिल लेकर आते हैं, एज ऑफ कंसेंट बिल, जिसमें भारत की जो लड़कियां हैं जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो उनकी शादी की उम्र को 10 से बढ़ा के 12 साल कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे वो इसको बहुत अच्छा देखते हैं कि भाई अच्छा कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन बाल गंगाधर तिलक इसको अपोज करते हैं। तो बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज
करते हैं कि भाई ये तो बड़े ही रूढ़िवादी थिंकर हैं और ये देखो किस तरीके से लड़कियों का के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक का ये टेक था कि अंग्रेज इस तरह के नियम कानून ले आकर के हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं और वो अच्छा बन के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये पावर रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं कि वो हमारे पर्सनल अफेयर्स में चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। अब वो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं वो मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट कन्वेइंग यू जो हुआ है ना। तो उन्होंने उस बिल को क्रिटिसाइज किया जिसकी वजह से जो भारत के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक लोग थे, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक फिर भी अड़े रहे और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ये अंग्रेज हमारे पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं और इस तरीके का कोई बिल रूल रेगुलेशन लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया गया। अब देखिए यहां पे सवाल ये है कि क्या वो सोशल कंजर्वेटिज्म वर्सेस पॉलिटिकल रेडिकल, बेसिकली उनसे ये डिबेट था कि जो उस वक्त के जो कंटेम्पररीज थे वो बेसिकली हेविली क्रिटिसाइज करते हैं तिलक को कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, मतलब सोसाइटी को बैकवर्ड लेके जाना चाह रहे हैं और अंग्रेज जो अच्छे रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तिलक कहते हैं कि जो पॉलिटिकल, वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर मस्ट बी अचीव फर्स्ट एंड देन वंस इंडिया हैव दैट पावर सोशल रिफॉर्म अपने आप हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे तिलक ये कह रहे हैं एक बार तुम्हारे पास स्वराज आ जाएगा ना, पॉलिटिकल पावर आ जाएगा तो सोशल रिफॉर्म अपने आप हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या बाल गंगाधर तिलक ने सोशल रिफॉर्म को पहले प्रायोरिटाइज किया या स्वराज को, तो हमेशा याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को सबसे पहले रखा। उन्होंने कहा कि जो भी समाज सुधार करना है हम बाद में कर लेंगे, पहले हमको स्वराज चाहिए, पहले हमको सेल्फ रूल चाहिए। समाज सुधार के नाम पे तुम हमारे घर में घुस करके और हमारे यहाँ कंट्रोल लेकर के बैठने की कोशिश मत करो। हम समाज सुधार बाद में कर लेंगे, पहले हमको स्वराज चाहिए, चाहे वो जैसे भी मिले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूंगा और समाज सुधार हम बाद में कर लेंगे, सुराज हम बाद में ले आएंगे, गुड गवर्नेंस हम बाद में ले आएंगे, पहले हमको स्वराज चाहिए। तो यही मेन क्रक्स है इसका जो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। समझ में आया? उसके बाद देखो इनका पॉलिटिकल मेथड क्या था, बेसिकली वो किस तरीके से उनका पॉलिटिकल मेथड क्या था, किस तरीके से वो स्वराज एस्टेब्लिश करेंगे, क्या उनके पिलर्स थे, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तिलक ने भाई मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया था, जो गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा जो एमजी रनाडे जैसे जो लीडर्स थे उसको, उन मॉडरेट लीडर्स को तिलक ने क्रिटिसाइज किया और भाई उन्होंने कहा कि तुम भीख मांगना बंद करो। तो भाई इनका पॉलिटिकल मेथड क्या था, ये क्या चाह रहे थे कि क्या वो पॉलिटिकल मेथड हो जिसको यूज किया जाए उस समय के भारत में, पॉलिटिकल एंगल कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ना कहते हैं इसको चतुसूत्री प्रोग्राम बनाया जिसको 4 पॉइंट एक्शन प्लान कहा गया, 4 सूत्रीय कार्य योजना बनाई। ये इनका पॉलिटिकल प्लान था। इसमें 4 सूत्रीय कार्य योजना में एग्जाम में पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के चतुसूत्रीय प्लान यानी 4 सूत्रीय कार्य योजना में क्या क्या आता है। तो एक तो स्वराज, दूसरा आता है स्वदेशी, तीसरा आता है बॉयकॉट और चौथा आता है नेशनल एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और आता है स्वदेशी और स्वराज। तो बेसिकली इनका पॉलिटिकल टेक क्या था, वो कहते हैं कि 4 पॉइंट एक्शन प्लान होना चाहिए। पहला तो स्वराज, ये तो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमको स्वराज चाहिए। अल्टीमेट गोल है कि हमको सेल्फ रूल चाहिए और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, स्वदेशी, यानी कि हम उसके लिए क्या करें, ये स्वराज कैसे एस्टेब्लिश होगा, तो वो होगा स्वदेशी के थ्रू, यानी कि जो लोकल इंडियन गुड्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना ताकि नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। यानी कि जो अंग्रेज जो हमको हमारे जो कपास वगैरह है ले जाके कपड़ा बना के बेच रहे हैं वो मत यूज करो, चरखा चलाओ, खुद बनाओ, यानी कि स्वदेशी का इस्तेमाल करो। तीसरा बॉयकॉट करो, यानी कि बहिष्कार कर दो, मतलब विदेशी सामानों का आर्थिक बहिष्कार और विदेशी अदालतों का, संस्थानों का राजनीतिक बहिष्कार। तो बेसिकली स्वदेशी में क्या है कि अपने देश की उगाई हुई चीजों और इंस्टीट्यूशंस और अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करो। स्वदेशी यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो स्थानीय भारतीय सामान को बढ़ावा देना और उसका इस्तेमाल करना, स्वदेशी। और तीसरा बॉयकॉट कर दो, विदेशी सामानों और आर्थिक बहिष्कार कर दो। और विदेशी अदालतों, मतलब कुछ भी झगड़ा वगैरह होता है ना तो विदेश के जजेस के पास, जुडिशरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने में ही सॉल्व कर लो। तो ये हो गया बॉयकॉट। और चौथा नेशनल एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया, यानी कि
जो है इंडियन इंस्टीट्यूशंस यानी कि भारतीय मूल्यों पर आधारित ऐसी भारतीय संस्थान स्थापित करना जो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, तो बेसिकली उन्होंने खुद भी ऐसे स्कूल और कॉलेजेस का स्थापना किया जहां पे इंडियन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो भाई बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरीके से अपोज करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल एक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा पॉलिटिकल एक्शन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। भारत का हर एक नागरिक का जो पॉलिटिकल एंगल है, उस एंगल से जब वो भारत को देखे तो वो कैसा क्या उसको करना चाहिए। तो कहते हैं कि 4 पॉइंट एक्शन है, यानी चतुसूत्रीय प्रोग्राम बताता हूं, इसी को फॉलो करना। पहला तो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, पहला प्लान का एक्शन में वही आ जाएगा कि स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए। अब ये मिलेगा कैसे, तो वो मिलेगा स्वदेशी के थ्रू, मतलब अपने देश के सामानों को प्रमोट करो। और फिर कैसे मिलेगा, बॉयकॉट करो, विदेशी चीजों को बॉयकॉट करो और नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दो। तो ये चार वो एक्शंस हैं जिनके थ्रू तुमको करने चाहिए अभी के भारत के लिए। और इसमें एम है स्वराज, और उसी को स्टैब्लिश करने के लिए तुमको स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन को फॉलो करना है। तो ये इनके चतुसूत्री प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा। तो ये हमने इनका पूरा बेसिकली बायोग्राफी और उसके बाद एक एक करके इनके पॉलिटिकल आइडियाज, फिलोसफिकल आइडियाज, जैसे कि स्वराज का आइडिया, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का आइडिया, जिसमें हमने सारी चीजों को कवर कर लिया। और इनका जो मेन पॉलिटिकल मेथड क्या था, उसमें इन्होंने क्या 4 चतुसूत्री एक्शंस बताए, वो सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दे रखी है जिसमें बेसिकली मैंने इनका जो की क्रोनोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, जो इन्होंने इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, जो न्यूज़पेपर वगैरह स्टैब्लिश किए, उसको एक क्रोनोलॉजी में दे दिया है। क्योंकि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाए, सीयूईटी में या जो भी एग्जाम्स में पूछा जाए, तो इसमें भाई क्रोनोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है कि भाई इस क्रोनोलॉजी में आप इसको याद करें कि 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। हालांकि ये सब हमने पहले देख रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक क्रोनोलॉजी यानी सिलसिलेवार तरीके से लिख दिया है ताकि आपको चीजें याद रहें कि 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल को एस्टैब्लिश किया। 1881 में इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, केसरी मराठी भाषा में और मराठा इंग्लिश भाषा में। और फिर उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, जिसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो क्या था, फर्गुसन कॉलेज, जो पुणे में शुरू हुआ। तो ये एक क्रोनोलॉजी में मैंने मेंशन किया है, वो याद रखिएगा। इन्होंने फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किया था, वो ईयर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1889 में ज्वाइन किया था। और 1916 में लखनऊ पैक्ट यानी कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ और एंड फाउंडेड द ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये कब हुआ, 1916 में उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग का फॉर्मेशन किया। और लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लखनऊ समझौते में। तो ये याद रखना है, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। अब इनके इंप्रिजनमेंट के बारे में याद रखना है कि इनको मल्टीपल टाइम्स इनको जेल में डाला गया। 1897 में, 1909 में, 1916 में 6 साल के लिए मैंडले जेल गए, जो कि बर्मा में है, जहां पे इन्होंने अपना मास्टरपीस गीता रहस्य लिखा था। तो ये सब मैंने एक क्रोनोलॉजी में लिख दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और इनकी जो फेमस किताबें हैं उसके बारे में भी जान लीजिए, बहुत जरूरी है। तो इनकी जो सबसे फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि देखो हम अलग से बहुत एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, फिर से बता दूं, यूजीसी नेट दिसंबर 2026 साइकिल का फुल फ्लेजेड कोर्स लॉन्च हो चुका है। हम एनसीईआरटी से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। अब देखिए, आपको क्लासेस लाइव चलती हैं और उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। आपको हर टॉपिक के ऊपर 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होता है। पूरे हफ्ते जो मैं पढ़ाती हूँ, संडे को उसका लाइव टेस्ट होता है। और हम सिर्फ एमसीक्यू वगैरह वाली पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं, आंसर राइटिंग करके भी अगर आप चाहें तो आप भेज सकते हैं, ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, हम चेक करेंगे, हम चेक करते हैं, फीडबैक देते हैं। और जैसे ही आप कोर्स में एनरोल होते हैं, उससे 24 घंटे के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहां पे आप 24/7 कभी भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी टॉकिंग पॉलिटी पे अवेलेबल है। और दिसंबर तक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शन वाइज क्वेश्चन, वन टॉपिक 100 क्वेश्चन, मदर क्वेश्चन, सन क्वेश्चन, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिसंबर तक अवेलेबल है। कोर्स फ्री में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सारे एमसीक्यू वाली जो चीजें हैं ना, वो सब दिसंबर तक फ्री रखा गया है। तो जाकर के जरूर इसका फायदा उठाइए। द ओरियन नाम की जो ये किताब लिखते हैं ना, बेसिकली इस किताब में आपको पता है कि वो संस्कृत के और मैथमेटिक्स के उनके फादर विद्वान थे। तो इन्होंने भी संस्कृत मैथमेटिक्स सीखी थी, साइंस
मैथमेटिक्स, संस्कृत, ये सब से ये पूरी तरीके से जागरूक थे। तो इन्होंने द ओरियन नाम की एक किताब लिखी। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि वेदा जो है ये खगोलीय संदर्भों के आधार पर वेदों की प्राचीनता पर शोध, कि भाई इसमें बेसिकली वो वेदास के बारे में बताते हैं, वेदों के बारे में बताते हैं, कि उनकी प्राचीनता के बारे में बताते हैं, बिल्कुल मैथमेटिकल एंगल से और एस्ट्रोनॉमिकल एंगल से वो वेदों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं अपनी किताब ओरियन में। उसके बाद द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये किताब 1903 में आती है। तो बेसिकली इसमें इस किताब में वो ये बताते हैं कि जो आर्यंस है ना, वो आर्कटिक रीजन है, वो बताते हैं कि पहले वो रहने लायक हुआ करता था, नॉर्थ पोल वाला एरिया, वो उसी बर्फीले एरिया से आर्यंस भारत जो है बेसिकली आए थे, वहीं से बिलोंग करते थे। तो ये आर्कटिक होम इन वेदास में ये बताते हैं। उसके बाद जो है श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, जिसको हम गीता रहस्य कहते हैं, बेसिकली इसको हम गीता रहस्य कहते हैं, पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। इसको वो लिखते हैं जब वो मांडले जेल में रहते हैं 1915 में। और बेसिकली इस किताब में, ये किताब उन्होंने मराठी लैंग्वेज में, ओरिजिनली मराठी लैंग्वेज में लिखी थी। और इसमें वो कर्म योग के बारे में बताते हैं कि गीता हमको क्या सिखाती है, कर्म करो, नहीं कि सब कुछ छोड़ के संन्यास में चले जाओ, हिमालय चले जाओ, कर्म करो। तो ये समझाने की, गीता को समझाने की कोशिश करते हैं। गीता रहस्य मांडले जेल में लिखते हैं, ओरिजिनली इस किताब को वो मराठी भाषा में लिखते हैं। और उसके बाद वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष नाम की भी ये किताब लिखते हैं, जिसमें बेसिकली फर्दर क्रोनोलॉजी वर्क ऑन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टाइम कीपिंग, प्राचीन भारतीय ग्रंथों और समय मापन पर और आधारित विद्वता पूर्वक कार्य। तो बेसिकली वेदांग की क्रोनोलॉजी वगैरह के बारे में वो इस किताब में बताते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी मैथमेटिकल एंगल से कि किस तरीके से आई, कितनी पुरानी है, उसके बारे में इस किताब में वो बताते हैं। तो बेसिकली ये उनकी कुछ किताबें हैं। तो आप ये देखकर समझ पा रहे हैं कि वो जहाँ पे मैथ्स साइंस से जो है एजुकेटेड थे, ठीक वहीं पे वो संस्कृत, वेदास, पुराणास, रामायणा, महाभारता और रिलीजियस टेक्स्ट से भी, वेदांता से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, गीता से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो ये सब से वो इंस्पायर्ड थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी इनके ऊपर बहुत असर पड़ा। तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस की वजह से अब आप समझ पा रहे होंगे। पहले आप सोचते होंगे बाल गंगाधर तिलक कहाँ वेद और गीता से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन अब आप इसका क्रक्स समझ पा रहे हैं। तो हमने आज की क्लास में बेसिकली बाल गंगाधर तिलक और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। देखिए, ये कुछ अलग अलग कोट्स मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन इनके सबसे इंपॉर्टेंट कोट जो इन्होंने बोला है कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, जो कि आपको याद रखना है। तो अब चलिए हमने एक बार में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पूरे लेक्चर में क्या देखा। तो भाई देखिए, इस पूरे लेक्चर में हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 1856 में 1856 वाले भारत में पैदा हुए, मतलब कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति से जस्ट पहले पैदा हुए। और 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिस दिन स्टार्ट किया उसी दिन इनका देहांत होता है। तो ये टाइम फ्रेम था इनका जिसमें वो भारत में थे। और बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज का इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट था। और भाई ये संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और उसके साथ साथ रिलीजियस टेक्स्ट से भी पूरी तरीके से अवेयर थे। महाभारता, गीता, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वेदांता से लेकर के हर चीज से वो पूरी तरीके से अवेयर थे। और इस तरीके से वो बड़े होते हैं। और वो शिवाजी महाराज ने किस तरीके से स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वो खून वाला, उस खून की का वाइब्रेशन, उसकी इंटेंसिटी इनके अंदर भी दिखती है। चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से ये आते हैं। और किस तरीके से उस वक्त का भारत, जहां मॉडरेट्स मतलब लोग जो हैं पेटिशंस के थ्रू अंग्रेजों से जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको थोड़ा तो कुछ दे दो, थोड़ा तो हमको आजादी दो, वहां पे ये सामने आते हैं और कहते हैं भीख मांगने से नहीं मिलेगा, स्वराज तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको लेकर रहना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो उभर कर सामने आते हैं। पहले वो ग्रेजुएशन करते हैं मैथमेटिक्स में, जो फिर एलएलबी करते हैं, उसके बाद जर्नलिज्म में आते हैं। वो समझ पाते हैं कि भाई यहाँ पे अगर कुछ चेंज लेकर आना है तो रूट कॉज को ठीक करना पड़ेगा, एजुकेशन, शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे इंडियन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन को पूरी तरीके से वो डिस्कार्ड करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग उनको भाई ट्रेडिशनल थिंकर भी कहते हैं, उनको कुछ लोग भाई रूढ़िवादी भी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से अड़े रहते हैं।
और उसके बाद जो है इनकी इस लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज तब आता है जब ये मराठा और केसरी शुरू करते हैं और लोगों के बीच में बातें पहुंचाना शुरू करते हैं, और ब्रिटिश सरकार इनके पीछे पड़ जाती है, इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगता है, जेल भेजा जाता है। उसके बाद जेल से वापस आने के बाद भी नहीं ये रुकते हैं भाई, बार बार ये वही सेम चीज करते रहते हैं। इंडियन नेशनल एम क्या रहता है? स्वराज, सेल्फ रूल, यही इनका एम है, और इनको पता है कि भीख मांगने से नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा। यही क्रक्स है इनके पूरे जीवन का, यही करते करते इनका डेथ हो जाता है। और उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ज्वाइन करते हैं, वहां पे जो मॉडरेट लीडर्स से क्रिटिसाइज करते हैं, अपना एक अलग विंग बनाते हैं। फाइनली जो है 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन होता है उसके बाद वो पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं और इतना उग्र हो जाते हैं कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो गुटों में बट जाता है। बाद में फिर इनको जो है जेल भेजा जाता है। फिर मांडली जेल जब ये जाते हैं तो वहां पे भी जो है गीता रहस्य नाम की किताब लिख करके फिर से आग लगा देते हैं। फिर वापस आते हैं भाई, वापस से वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फिर से यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर से यही करते करते लगातार इनकी कोशिश यही रहती है कि मुझे स्वराज चाहिए, मुझे सेल्फ रूल चाहिए, और वो भीख मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। यही सिखाते सिखाते इनका अंत होता है। और जो 1920 में जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर रहे होते हैं उसी दिन इनका देहांत हो जाता है। तो अपने पूरे जीवन काल में वो हमको स्वराज, सेल्फ रूल सिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अंग्रेजों से कि हमको सुराज्य नहीं चाहिए, गुड गवर्नेंस नहीं चाहिए, हम खुद ले आएंगे, हमको सोशल रिफॉर्मिंग नहीं करनी है भारत में, हम वो खुद कर लेंगे, पहले हमको सेल्फ रूल चाहिए, एक बार स्वराज आ गया तो बाकी सारी चीजें हम खुद कर लेंगे। ये इनका कोर फिलॉसफी रहता है। और जब इनका डेथ होता है तभी से भारत में जो एक्सट्रीमिज्म था ना वो थोड़ा कम होता है, और फाइट करके अपना हक लेना उस चीज को थोड़ा वो डिक्लाइन होता है और गांधीयन एरा की शुरुआत होती है। तो भले ही बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है लेकिन समय समय पर उनकी बातें, उनकी किताबें हमेशा ही इंडियन सोसाइटी में वाइब्रेट करती रहती है। और जब भी लोगों को दिखता है कि अब हमको आवाज उठानी चाहिए, अब हमको बोलना चाहिए, हमेशा जो स्वराज के लिए लड़ना चाहते हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह जिंदा रहते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो आई होप कि ये क्लास सिर्फ आपके एग्जाम की एक तैयारी नहीं बल्कि आपके जीवन में भी इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ऐड ऑन किया होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रही कि आप इनके फॉलोअर बन जाइए या इनको अपोज करिए, लेकिन हमेशा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करके और जो बुरी चीजें हैं उसको हम छोड़ करके लेकर आगे बढ़े और हमेशा अपने पास्ट की चीजों से सीखते हुए आगे बढ़ें। तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक फ्रीडम फाइटर, हर एक लीडर, उसकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग होती है और उससे हम अपने जीवन में क्या ऐड कर सकते हैं वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसकी किताबें, बुक्स और फैक्ट्स को क्रोनोलॉजी में रट करके एग्जाम पास करना, हालांकि उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करना ताकि ये जो हमारी कोशिश है, जो मेहनत है, वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, तो आप हमारा ऐप टॉकिंग पॉलिटी तो जरूर डाउनलोड करिए। फ्री में भी बहुत सारी चीजें वहां अवेलेबल है, उसको भी जाकर के उसका भी जरूर फायदा उठाइए। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।